हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। कल हम लोग ने नेशनल अफेयर्स आई दृष्टि के जो अपडेटेड पार्ट के हैं वो सारे कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग फटाफट इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर लेंगे। क्या क्या हम लोग कवर करेंगे? 3 मंथ्स के जो अपडेटेड हैं, सिर्फ हम लोग वो ही कवर करेंगे। उससे पीछे का जितना है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जुलाई के मंथ में, है ना। उसको भी हम लोग इसी वीडियो की एंड में ऐड कर देंगे, जैसे हम लोग ने नेशनल अफेयर्स में किया था। लास्ट में हमने पूरा मर्ज कर दिया था। ओके, वैसे ही इस वीडियो में कर देंगे तो आपको ढूँढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। एक चीज़ और है, कल बताना भूल गए थे कि डेली जो हम लोग की जो भी वीडियो आती है ना, यूट्यूब पर डेली 2 वीडियोज़ आती हैं। एक 10 एएम पर आती है और एक 4 पीएम पर आती है ना। 4 पीएम पे अभी क्या चल रहा है, हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स याद कर रहे हैं थ्रू ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। ओके। और 10 एएम पे तो हमारी आई दृष्टि सीरीज चल ही रही है। तो डेली जो भी हमारी यूट्यूब पर वीडियोस आती है उसी से ही हम लोग क्विज कंडक्ट करते हैं। डेली क्विज कंडक्ट होता है टेलीग्राम पर। ओके। तो उसके आप ज्वाइन कर लेना, उसका आप जो भी लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। उससे क्या होता है ना कि जो भी हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे उसका डेली का डेली रिवीजन होता जाएगा क्विज के थ्रू। ओके, तो ये बताना भूल गए थे। तो ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना। बाकी आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, चलो। देखो, सबसे पहले ये कुछ बायलैटरल जो भी इवेंट्स हुए हैं बायलैटरल कंट्रीज़ में, मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में जो भी होता है उसको हम लोग बायलैटरल बोल देते हैं। तो उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, जो भी काम की चीज़ है सिर्फ हम लोग वही देखेंगे। देखो, इंडिया और जापान के बीच में अभी रिसेंटली एनुअल समिट हुई है और एक इकोनॉमिक फोरम भी हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है ये याद रखना, टोक्यो में हुआ है। इंडिया में नहीं हुआ है, टोक्यो में हुआ है। ओके। इसमें इंडिया की तरफ से तो नरेंद्र मोदी जी थे और जापान की तरफ से कौन थे? शिज़ुरू इशिबा। ये कौन है? ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बट अभी रिसेंटली इन्होंने रेज़िग्नेशन दे दिया है ना? रेज़िग्नेशन दिया नहीं है बल्कि रेज़िग्नेशन देने का इंटेंट ज़ाहिर किया है। ओके। तो इनका 1 सितंबर से इन्होंने ये इंटेंट दिया था। लेट्स सी देते हैं कि नहीं। तो वो चीज़ें चल रही है और इनके नेक्स्ट पीएम भी वगैरह जो कैंडिडेट्स हैं वो भी सेलेक्ट हो गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने रेज़िग्नेशन दे ही दिया है, समझ लो। ओके। तो वही चीज़ है, इसमें इंडिया और जापान के बीच में कुछ बातें चली हैं, एमओयू वगैरह अलग-अलग चीज़ों पे साइन हुए हैं, तो वो अपने काम की चीज़ नहीं है। एक तो ये प्लेस याद रखना, इनका नाम याद रखना। ओके, ऐसे भी पूछ सकता है कि रिसेंटली जापान के कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने रेज़िग्नेशन दिया है, तो इनका नाम ज़रूर याद रखना, ठीक है? बाकी कुछ एज़ सच रीड कर लेना, बट कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। काम मतलब रीड करके भी आपको यही पता चलेगा कि इसमें कुछ भी क्वेश्चन लायक नहीं था। ओके, हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं आगे भी। फिर देखो, इंडिया फिलीपींस, इसमें क्या करना है? प्रेसिडेंट का नाम याद करना है। क्या नाम है? फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ओके। और फिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया और फिलीपींस? क्योंकि इंडिया और फिलीपींस के 75 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज़ के। तो इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। 75 ईयर्स हो गया, 65 ईयर्स हो गया, 50 ईयर्स हो गया, तो वो चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। तो फिलीपींस के साथ हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। फिर इसी वजह से मतलब यहाँ पे जो विज़िट हुई थी इंडिया और फिलीपींस की, मतलब जो प्रेसिडेंट ये थे फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, ये इंडिया आए थे। तो इनके साथ हम लोग ने 2 ट्रीटीज़ साइन करी हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स, ये 2 ट्रीटीज़ साइन करी हैं। तो ये याद रखना कि ये कौन-सी कंट्री के साथ साइन हुई है? फिलीपींस। ओके? एक प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन भी साइन हुआ है। ये किसके बीच में हुआ है? ये जो स्पेस एजेंसीज़ हैं दोनों कंट्री की, अपनी इसरो और उनकी फिलिपीन स्पेस एजेंसी, इसके बीच में हुआ है। ये बेसिकली पीसफुल यूज़ जो है ना आउटर स्पेस का, उसके लिए है। ठीक है? तो ये याद रखना। फिर एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प, है ना? ये निकाला गया है, ये रिलीज़ किया गया है कॉमेमोरेटिव स्टैम्प, क्योंकि 75 ईयर्स हुए हैं डिप्लोमैटिक टाइज़ को, बस उसी की याद में कॉमेमोरेटिव स्टैम्प निकाला है। उसमें क्या बना है? स्टैम्प में नेशनल फ्लावर्स, दोनों कंट्रीज़ के नेशनल फ्लावर्स बने हैं। इंडिया का क्या है? लोटस, और वैसे ही फिलीपींस का एक जैस्मिन की वैरायटी है, जिसका नाम है संपेगुइता। ठीक है? संपेगुइता, ये नाम याद रखना, ये जैस्मिन की वैरायटी है। तो ये उसमें कॉमेमोरेटिव स्टैम्प में इसकी फ़ोटो है। ओके? वैसे ही इंडिया मालदीव्स के भी 60 इयर्स हुए हैं। इसी वजह से पीएम मोदी जो हैं वो मालदीव्स गए थे। वहाँ पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर मिला है, सॉरी, है ना? गेस्ट ऑफ ऑनर मिला है वहाँ पे मालदीव्स में। और 60th इंडिपेंडेंस डे था इस बार, मालदीव्स का 60th इंडिपेंडेंस डे था। उसी में ही इनको गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया गया है। इसके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम याद रखना, ये पिछली बार भी पूछा था, मोहम्मद म्यूज़िउ।
ठीक है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। अच्छा, इंडिया ने मालदीव्स को एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक लोन टाइप का होता है, ठीक है? तो वो दिया है। इसकी धनराशि भी याद रखना, 4,850 करोड़, है ना? यूएसडी में और ईज़ी हो जाएगा, $550 मिलियन, ठीक है? फिर एक सिंबॉलिक गेस्चर अगेन, जैसे वहाँ पे था ना, वहाँ पे फ्लावर्स पे था, यहाँ पे उरु और वधु ध्वनि, ठीक है? ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये बोट्स हैं, ये बोट्स का नाम होता है। उरु इंडियन बोट है और वधु ध्वनि ये मालदीव की बोट है। तो कोमैमोरेटिव स्टैम्प यहाँ पे भी निकाला गया है। यहाँ पे बोट्स के लिए है और वहाँ पे वो सॉरी फ्लावर्स के नाम पर है, ठीक है? फिर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके पीएम का नाम याद करो, कीर स्टारमर, ये याद हो गया? तो इंडिया और यूके में सीटा साइन हुआ है। सीटा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये साइन हुआ है। तो ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि सीटा किसके साथ साइन हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ रिसेंटली साइन हुआ है। इसके साथ ही साथ इंडिया यूके विजन 2035 भी अडॉप्ट हुआ है ना? 2035 तक का इसमें फ्रेमवर्क है पूरा, कैसे हम लोग कॉपरेशन करने वाले हैं अलग-अलग सेक्टर्स में। तो उतना याद नहीं रखना है कौन-कौन से सेक्टर, बस पता हो कि हाँ 2035 तक का एक विज़न साइन हुआ है और एक सीटा साइन हुआ है, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नमीबिया की तरफ, है ना? नमीबिया थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट का सबसे पहले नाम याद रखो, डॉक्टर नटेम्बू नंदी द्वात्वाह, ठीक है? ये नाम है। अब ये कैसे याद रहेगा? देखो एन एन से नमीबिया है ना? और यहाँ पे भी देखो एन, 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 ठीक है? तो ऐसे हम लोग गेस वर्क कर सकते हैं। नमीबिया का जो भी ऑप्शन में होगा उसमें एन, एन, एन है, ठीक है? इसके साथ-साथ इंडिया और साकू में कमर्शियल एग्रीमेंट मतलब प्रोग्रेस हुआ है, साइन तो नहीं कह सकते हैं, प्रोग्रेस हुआ है। इन मतलब बातें चल रही हैं, इंडिया और साकू। साकू क्या है? बेसिकली ये साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियंस, है ना? ये कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनका यूनियन है। बोत्सवाना, एस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका आते हैं इसमें, ठीक है? तो उसी के बीच में बात चल रही है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस ये साकू का मतलब पता होना चाहिए क्या है। ये एक कस्टम यूनियन है साउथ अफ्रीकन स्टेट्स का, ठीक है? इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें नामीबिया ने जॉइन करी हैं इंडिया की, है ना? जैसे कि क्या, एक ये सीडीआरआई है, कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये जॉइन कर लिया है नामीबिया ने। इसी के साथ इंडिया नहीं, नामीबिया पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है टू अडॉप्ट यूपीआई टेक्नोलॉजी, है ना? अब ये कुछ अजीब सी बात है, ये पहली कंट्री तो नहीं है, हम लोग ने बहुत सारी कंट्री पहले भी सुनी है, फ्रांस हो गया, है ना? उसके साथ नेपाल हो गया, और इधर साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूपीआई ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि फर्स्ट कंट्री टू साइन? एक्चुअली क्या है ना, देखो जो बाकी जो हम लोग ने अभी तक कंट्रीज़ पढ़ी हैं, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए, है ना? थर्ड पार्टी से साइन करके यूपीआई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है, ओके? बट यहाँ पे पहला ये ऐसी कंट्री है जिन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट डायरेक्ट एनपीसीआई, है ना? डायरेक्ट एनपीसीआई से साइन किया है, ताकि इनको एक तरह से बोल सकते हैं कि यूज़ करने के लाइसेंसिंग राइट्स मिल जाएँ, है ना? यूज़ राइट्स मिल जाएँ, आधिकारिक राइट्स मिल जाएँ। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है ये फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने डायरेक्ट एनपीसीआई से लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है यूपीआई के लिए, ठीक है? चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया ब्राज़ील। इसमें देखो कुछ याद नहीं रखना है, बस इनके प्रेसिडेंट का नाम याद रख लो। क्या नाम है? लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा, है ना? तो लूला डी सिल्वा याद कर लो, बस याद हो जाएगा। बाकी ये सब तो याद होगा ही नहीं। लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्जेंटीना, है ना? अर्जेंटीना में क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? इनके प्रेसिडेंट का नाम जेवियर मिलेई, ठीक है? जेवियर मिलेई। बाकी सब आप रीड करके देखना चाहो तो देख लेना, बट उनसे क्वेश्चंस बनने वाले नहीं है, ठीक है? फिर देखो ट्रिनिडेड एंड टोबैको, अगेन इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, है ना? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये कंगारू जैसा है ना, तो उससे याद रख सकते हो। फिर देखो पीएम कमला प्रसाद बिसेसर, है ना? ये प्रेसिडेंट हो गए और ये पीएम हो गए, तो दोनों के नाम याद रखना है। ट्रिनिडेड एंड टोबैको के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, एंड पीएम कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर, ठीक है? अच्छा, कैरिबियन में देखा जाए तो पहली कंट्री यही है ट्रिनिडेड एंड टोबैको जिन्होंने यूपीआई अडॉप्ट किया है, ठीक है? तो यूपीआई इंपॉर्टेंट चीज़ वैसे ही होती है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट कैरिबियन कंट्री बन गई है ट्रिनिडेड एंड टोबैको जिन्होंने यूपीआई अडॉप्ट किया है, ओके? फिर देखो इंडिया और घाना।
प्रेसिडेंट कौन है घाना के? जॉन द्रमानी महामा। जोहन द्रमानी महामा, बस ये याद रखो। ओके, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद ये जो भी न्यूज़ है ना, क्रोएशिया हो गया, साइप्रस हो गया, अंगोला हो गया, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जुलाई वाले में, तो उसकी वीडियोस लास्ट में मर्ज कर देंगे, वहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स, इंडिसेस, रैंकिंग और रिपोर्ट्स पे। सबसे पहले है कि ये नेपाल का जो रिसेंटली जेनजी मूवमेंट चला है ना? ये बेसिकली क्यों हुआ था? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको बैन कर दिया था, और जिसमें फ़ेसबुक, एक्स और यूट्यूब भी था। यूट्यूब तो कितने काम की चीज़ है ना? फ़ेसबुक वगैरह कर दो, वो सब समझ में आता है, बट यूट्यूब तो काम की चीज़ है ना? तो इन सबको बैन कर दिया था, तो इसी वजह से ये प्रोटेस्ट चला था, जेनज़ीज़ ने इसको लीड किया था, है ना? अब सिर्फ़ ये रीज़न नहीं था कि आपने सोशल मीडिया बैन कर दिया, सिर्फ़ ये रीज़न नहीं था। कोई भी देखो रिवॉल्यूशन होता है ना, हम लोग ने हिस्ट्री में भी देखा है, उसके बैकग्राउंड में भी काफ़ी सारे रीज़न्स चल रहे होते हैं, है ना? तो वहाँ पे क्या था, नेपाल में काफ़ी करप्शन बढ़ गया था, नेपोटिज़्म भी काफ़ी बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो 20% पे पहुँच गया था। तो यही सब रीज़न्स की वजह से फिर जो बोलते हैं ना लास्ट नेल, वो इसने काम किया कि आपने बैन और कर दिए सोशल मीडिया। जैसे अपने ना 1857 रिवॉल्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, जब इतना रिवॉल्ट वगैरह होने लगा यहाँ पे, तो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ओके, उसके बाद पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया। फिर जो ये प्रोटेस्टर्स थे, मतलब जो जेनजीज थे ना, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? उन्होंने सपोर्ट किया कुलमन घिसिंग को, है ना? ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। ओके, तो बेसिकली इन्हीं के नाम पर ये पॉलिटिकल जो भी बोल सकते हैं मूवमेंट था ना, वो लड़ा गया था, कुलमन गिसिंग। ये अभी रिसेंटली क्या है, ये नेपाल के एनर्जी एनर्जी मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अर्बन हो गया, और क्या है, ट्रांसपोर्ट, है ना? तो ये इतनी सारी मिनिस्ट्री अभी सब इन्हीं के पास हैं, कुलमन गिसिंग। मतलब अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है ना नेपाल में, तो वही है। अब अच्छा, इंटरिम जो गवर्नमेंट है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की हैं, सुशीला कर्की, ठीक है? तो ये एक नाम इम्पोर्टेंट है, कुलमन गिसिंग, और एक ये सुशीला कर्की, ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है नेपाल की। ये फर्स्ट वुमेन भी हैं, जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड की है नेपाल में, ओके? अच्छा, इनका जो इलेक्शन हुआ था वो डिस्कॉर्ड के थ्रू हुआ था, ये भी याद रखना, है ना? डिस्कॉर्ड ये ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें मतलब मैसेंजर बोल सकते हैं एक टाइप का, तो उससे इनका इलेक्शन हुआ था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इज़राइली मिलिट्री कंट्रोल प्लान फॉर गाज़ा, है ना? मतलब एक ये प्लान इन्होंने बनाया है इज़राइल ने, ताकि गाज़ा को कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें एज़ सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लेना, ये तो वैसे भी याद हो ही गया होगा, है ना? प्राइम मिनिस्टर कौन है? इज़राइल के नेतन्याहू, बहुत ही कॉमन नाम है, ठीक है? फिर इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, है ना? पहले भी किया था, ये देखो लिखा है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट, इसीलिए किया था ये गाज़ा सिटी को डीमिलिटराइज़ करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स। उसी के कंटिन्यूएशन में ये 2 सेकंड पार्ट इसका लॉन्च किया है, ठीक है? पहले ये किया था अगस्त में, मई-अगस्त में, अब अगस्त में दोबारा से 20 अगस्त में इसका सेकंड पार्ट इन्होंने लॉन्च किया है। तो बस ये नाम याद रखना कि ऑपरेशन गिडियन चैरियट कहाँ से रिलेटेड है? इज़राइल से रिलेटेड है ना? इज़राइल और गाज़ा में। वैसे ही हमास ने इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया? ऑपरेशन मोसेस, है ना? ऑपरेशन मोसेस, तो ये 2 नाम याद रखना, ऑपरेशन गिडियन चैरियट और ऑपरेशन मोसेस। ये किसका है? हमास का, और ये किसका है? इज़राइल का, ठीक है? फिर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आई है, कौन निकाली है? किसने निकाली है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें टोटल ये 69 इकोनॉमीज़ की रैंकिंग देते हैं, है ना? बेसिकली ये इसमें क्या देते हैं कि कौन कितना स्किल्स के ऊपर देते हैं, मतलब कितनी एबिलिटी है कंट्री की टू डेवलप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ इट्स डोमेस्टिक टैलेंट, है ना? स्किल्स के ऊपर है, मतलब टैलेंट नाम से ही समझ में आ रहा है वो तो, ठीक है? तो टोटल 69 इकोनॉमीज़ को ये रैंकिंग देते हैं, जिसमें फर्स्ट पे इन्होंने स्विट्ज़रलैंड को दी है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 63rd। देखो हम लोग कितना पीछे हैं, 63rd है आउट ऑफ 69। ओके, तो ये याद रखना, पहली है स्विट्ज़रलैंड और हमारी कितनी है? 63rd। फिर लास्ट में कौन है? एक लास्ट की भी याद कर लेना, मंगोलिया, 69th पे है मंगोलिया, ठीक है? फिर देखते हैं हम लोग, इंडिया नेपाल में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ना? कहाँ पर चल रहा है? लिम्पिया-धुरा, कालापानी और लीपू लेक, ये एक पूरा रीजन पड़ता है, वहाँ पे पड़ रहा है। ये क्या क्यों है यहाँ पे डिस्प्यूट? इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है? क्योंकि ये इधर से चाइना, है ना, नेपाल और इंडिया, इन तीनों का ट्रांजैक्शन पर पड़ता है ये, ठीक है?
इंडिया का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसी के ही पास में है ये, है ना? मतलब हम लोग मानते हैं कि इसी डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। जबकि जो नेपाल वाले हैं वो मानते हैं कि ये दरचुला डिस्ट्रिक्ट, ये नेपाल का है, दरचुला डिस्ट्रिक्ट उसका पार्ट है ना? अब ये कन्फ्यूज़न आई क्यों? है ना? ये ब डिस्प्यूट आया ही क्यों? तो एक ट्रीटी हुई थी 1816 में, ट्रीटी ऑफ सुगौली। उसके हिसाब से क्या था, ये जो काली रिवर है, उसके जैसे ये मान लो ये काली रिवर है, इसके ईस्ट का जितना है वो नेपाल का होगा और इसके वेस्ट का जितना है वो इंडिया का होगा, ऐसी ट्रीटी थी ये। बट इसमें ये जो काली रिवर है, इसका जो सोर्स कहाँ पे है, ये मेंशन नहीं किया गया था। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो कोई भी रिवर होगी ना, तो अपना कोर्स तो चेंज करती रहेगी ना, मान लो कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे आ गई, तो इस वजह से ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, एक और ये डिस्प्यूट चल रहा है ना? अर्मेनिया, अज़रबैजान, ये किस रीजन को लेके चलता है? नगोर्नो-काराबाग, ये भी हम लोग ने पढ़ रखा है, नगोर्नो-काराबाग। इसके लिए चलता है इनका डिस्प्यूट। तो इसी के लिए एक ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसने करवाया है? डोनाल्ड ट्रम्प ने, है ना? इनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए ना, उस वजह से ये सबका पीस एग्रीमेंट करवा रहे हैं। ओके? तो अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना, निकोल पाशिनियान, है ना? निकोल पाशिनियान। और अज़रबैजानी प्रेसिडेंट कौन है? इल्हम अलीयेव। तो ये 2 नाम याद रखना, निकोल पाशिनियान और इल्हम अलीयेव। अजीब से नाम है बट याद करने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी देखो और इसमें क्या काम की चीज़ है, इन्होंने एक ये रूट बनाया है, अपने नाम से ही रूट बना दिया है, ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है ट्रिप, है ना? ये कैसे आया, जैसे अर्मेनिया इधर है ना? और अज़रबैजान ये इधर का रीजन है, ऐसे है कुछ। ये ऐसे है, ठीक है? तो ये अर्मेनिया सॉरी अज़रबैजान एक तो रीजन इधर पड़ता है ये पूरा और थोड़ा-सा पार्ट इधर पड़ता है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ एक पु पाथ चाहिए ना, तो बस वही एक यहाँ पे पाथ बनाया गया है, उसी का ही नाम दे दिया है ये ट्रिप, है ना? ट्रम्प रूट, ट्रम्प रूट, तो वही चीज़ है ये। इसको कंट्रोल कौन करेगा? यूएसए ही करेगा, इसका डेवलपमेंट जो है वो सब यूएसए करेगा, ठीक है? तो एक ये चीज़ थी, मान लो यही आ जाए कि ट्रम्प रूट ये कहाँ पे बना है, तो अर्मेनिया, अज़रबैजान के बीच में बना है, ठीक है? फिर देखो थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये अपने काम की चीज़ उतनी है नहीं, है ना? इसमें कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर इज़राइल ने एक और अटैक कर दिया है सीरिया पे, जो किया था, है ना? तो कौन से एरिया पे किया था? सीरिया के दमिश्क एरिया पे किया था, है ना? और कौन से एरिया थे? एक सुवेदा था और एक दर्रा रीजन था, है ना? तो ये 3 नाम याद रखना, तीनों ही कहाँ पर हैं? सीरिया में हैं, ठीक है? दमिश्कस, सुवेदा और दर्रा। फिर ऑपरेशन एरो ऑफ बशान, ये एक ऑपरेशन चलाया गया था। किसने चलाया था? इज़राइल ने ही। ओके? तो ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं ना, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको तो याद बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है? ऑपरेशन एरो ऑफ बशान किसने चलाया? इज़राइल ने। किस लिए चलाया? ताकि जो सीरिया की आर्मी है, उसको वीक किया जा सके। ओके? फिर एक 47th एनुअल सेशन हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। कहाँ पर हुआ है? ये याद रखना, पेरिस में हुआ है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, वहीं पर हुआ है ये। पिछले साल कहाँ पे हुआ था? है ना? ये पिछले साल हम लोग ने पढ़ा था, ये दिल्ली में हुआ था। इस वजह से इम्पोर्टेंट था पिछले साल। इस साल कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है ना? पिछले साल इसमें क्या ऐड हुआ था अपने इंडिया में से? मोइडम्स, याद हो तो। मोइडम्स ऐड हुए थे ना? ये अपने अहोम डायनेस्टी के बरियल ग्राउंड्स थे, ये सब हम लोग ने पढ़ा था। इस साल क्या ऐड हुआ है? वो भी पढ़ेंगे। इस साल मराठा लैंडस्केप ऐड हुआ है, वो भी अभी देखते हैं। लाइन से चलते हैं। देखो इस साल 26 न्यू साइट्स ऐड हुई हैं, है ना? जबकि 3 साइट्स अफ्रीका की ऐसी हैं जिनको हटा दिया गया है इस लिस्ट से, ठीक है? 26 ऐड हुई हैं और 3 रिमूव कर दी गई हैं। तीनों की तीनों अफ्रीका की थी। हेल्ड कहाँ पे हुई है? हुई है पेरिस में, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट क्या है इसमें? क्या-क्या हटाया गया है? उसका नाम देखो, रेन फॉरेस्ट ऑफ आस्तिनाना और अबू मेना इजिप्ट में है और ओल्ड टाउन ऑफ गडेम्स ये लीबिया में है, ठीक है? बस एक बार रीड कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लेना, एक बार बस रीड कर लेना, बाकी कुछ नहीं। इंडिया की तरफ से क्या ऐड हुआ है इस बार? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये याद रखना। पिछले साल क्या हुआ था? मोइडम्स ऐड हुआ था, ये बरियल ग्राउंड थे अहोम डायनेस्टी के। उससे पहले क्या हुआ था? इतना पीछे तो खैर नहीं जाएगा, छोड़ो उसको। तो अब टोटल इंडिया में कितने हो गए हैं? टोटल इंडिया में 44 हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, जिसमें 36 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है, ठीक है? ये याद रखना था। अब अगर टोटल नंबर ऑफ साइट्स की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे इटली आता है, इसके पास टोटल 61 साइट्स हैं। सेकंड पर चाइना आता है, इसके पास 60 हैं और इंडिया की रैंक 6th है, ठीक है? इंडिया के पास कितनी है? टोटल 44, ओके? अभी देखो ऊपर पढ़ा था यहाँ पे टोटल 44 है, ओके? चलो,
अब देखो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इसके बीच में टोटल 12 फोर्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, उन्हीं फोर्ट्स को ही ये नाम दिया गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, एक चीज और है कि जो 12 फोर्ट्स हैं इसमें 11 महाराष्ट्र में है, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक तमिलनाडु में है। वो भी कौन सा है? गिंजी। ठीक है, गिंजी जिंजी जो भी बोलते हो, तो वो है। तो ये एक चीज याद रखना कि सिर्फ एक है तमिलनाडु में, बाकी 11 महाराष्ट्र में। ठीक है, एक जो अलग है उसका नाम है गिंजी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आईसीसी ने अरेस्ट वारंट साइन किया है किसके अगेंस्ट? तालिबान के टॉप लीडरशिप। कौन है सुप्रीम तालिबान लीडर? कौन है? हिबातुल्ला अखुंदजादा। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं अब्दुल हाकिम हक्कानी, इन दोनों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट साइन किया है आईसीसी ने। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, है ना? क्यों किया है? क्योंकि वही है, दे आर एक्यूज्ड ऑफ प्रोसिक्यूटिंग इंडिविजुअल्स हु डू नॉट कंप्लाई विद द तालिबान जेंडर पॉलिसी। है ना, मतलब जो भी अफगान वुमेन, गर्ल्स और एलजीबीटी के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही है ना, उसी के अगेंस्ट ये अरेस्ट साइन हुआ है। ठीक है, चलो। बुल्गारिया अप्रूव टू ज्वाइन यूरोजोन। है ना, यूरोजोन क्या है? यूरोजोन जहां जहां पे यूरो उनकी ऑफिशियल करेंसी है, जिस जिस कंट्री की, तो उसी को ही बोलते हैं यूरोजोन। तो बुल्गारिया में भी अब यूरो हो जाएगी करेंसी। इनकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो हो जाएगी। अभी तक क्या थी? अभी तक इनकी बुल्गारियन बुल्गारियन लेव, एलईवी, है ना? बुल्गारियन लेव ये करेंसी थी। अब जाके इनकी यूरो हो जाएगी। कब से होगी? 2026 से, 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये यूरोज़ोन के कौन से मेंबर बन गए हैं? 21st मेंबर बन गए हैं। पहले 20 थे, अब 21st हो गए हैं। ये देखो करेंसी का नाम लिखा है लेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक ये सिंजन वीज़ा होता है ना? सिंजन एरिया के लिए सिंजन वीज़ा होता है। सिंजन वीज़ा क्या होता है? बेसिकली यूरोप में ऐसी कंट्रीज़ जो बॉर्डर फ्री होती हैं, है ना? मतलब आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो बिना किसी वीज़ा के। तो एक कॉमन वीज़ा हो गया एक तरह का, है ना? तो उसको रोमानिया और बुल्गारिया ने जॉइन कर लिया है। तो टोटल अब कितनी कंट्रीज़ हो गई हैं सिंजन वीज़ा के अंदर जो आती हैं? 29 कंट्रीज़ हो गई हैं, जिसमें 29 में 25 ईयू की हैं और 4 बाहर की हैं, मतलब 4 नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं। ठीक है? और एक इंटरेस्टिंग बात है, साइप्रस और आयरलैंड, है ना? ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है बट शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है। तो ये याद रखना, साइप्रस और आयरलैंड ये यूरोपियन यूनियन के तो हैं बट शेंजन के नहीं है। ठीक है? चलो, फिर ये सीरिया की कुछ बातें हैं, ये अपने काम की नहीं है। एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी हुई है। कहाँ पर? पेरू में। एक सिटी डिस्कवर हुई है पेनिको, है ना? तो ये नाम बस याद रखना कि कौन-सी सिटी डिस्कवर हुई है, पेनिको। कहाँ पर? पेरू में। ये इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये केरल सिविलाइजेशन के टाइम की है ना? केरल सिविलाइजेशन ऐसे समझ लो जैसे ये करस्पॉन्डिंग है अपने इंडियन की आईवीसी में। जैसे इसकी भी देखो टाइमलाइन कितनी है, 1800 से 1500 बीसीई। वैसे ही हमारी आईवीसी की कितनी है? लगभग एप्रॉक्स मानते हैं 2200 से 1500 के अराउंड है ना? तो एप्रॉक्स एप्रॉक्स सेम ही हो गई, उसी के आसपास ही की हो गई। जैसे अपने यहाँ हड़प्पन थी, तो यहाँ पर पेरू में केरल सिविलाइजेशन थी, तो वहीं की एक साइट डिस्कवर हुई है पेनिको, है ना? और इसी के लिए, इसी की डिस्कवरी के लिए एक यहाँ पे फेस्टिवल मनाया गया है, इसी की डिस्कवरी के सिम्बलाइज़ करने के लिए, पेनिको रेमी। ठीक है? तो पेनिको याद हो जाएगा तो पेनिको रेमी तो अपने आप ही याद आ जाएगा। ठीक है? चलो फिर देखते हैं वर्ड गिविंग रिपोर्ट। अब ये वर्ड गिविंग रिपोर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, गिविंग कौन कितना देता है ना? देता से मतलब कौन कितना डोनेशन करता है, ठीक है? कौन कितनी चैरिटी देता है। तो इसको कौन निकालेगा? चैरिटीज एड फाउंडेशन, है ना? इसके इनके हिसाब से नाइजीरिया मोस्ट जेनरस कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा दान-वान कौन करता है? नाइजीरिया। ये अपने टोटल पर्सनल जो इनकम है ना उसके 2.83% चैरिटी में दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 7th, है ना? किसके साथ? कतर के साथ। मतलब कतर और इंडिया दोनों के रैंक 7th है। ठीक है? इंडिया में लोग 1.92% वो कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। रशिया रिकॉग्नाइजेस तालिबान गवर्नमेंट, है ना? तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने वाली रशिया पहली कंट्री बन गई है ना? इसकी इसी के साथ तालिबान ने अपना फ्लैग भी चेंज किया है। अब इनका ब्लैक और व्हाइट कलर का फ्लैग हो गया है। पहले ट्राई कलर का होता था, अब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। ठीक है? तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रशिया दस बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके पीछे की जितनी न्यूज़ है वो जुलाई की है, वो लास्ट में एंड हो ही जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स के ऊपर।
तो देखो एससीओ की समिट हुई है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर हुई है, पहले तो यही याद रखो, तियानजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना, तियानजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना, यहाँ पर हुई है। तो तियानजिन में हुई है, तो तियानजिन डिक्लेरेशन साइन हुआ है किसके लिए, टेररिज्म के अगेंस्ट, है ना, मतलब इसमें टेररिज्म को कंडेम किया गया है ना। इसमें पहली बार पहलगाम टेरर अटैक का भी नाम लिया गया है, उसके साथ साथ एक जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और खुशदार स्कूल बस बॉम्बिंग, इन तीनों का नाम लिया गया है। ओके, इसके साथ एक ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं चाइना के, इनका नाम बस याद रख लो, वैंग ई। इससे पहले ये एससीओ से पहले ये इंडिया में आए थे, तो इनका नाम याद रखना, वैंग ई। ये न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं, अगर याद नहीं है तो फिर याद रख लेना। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम, है ना, मतलब ये जो पैलेस्टीन की प्रॉब्लम चल रही है इसराइल और पैलेस्तीन में, उसके लिए है। ठीक है, तो इसके लिए टू स्टेट सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो इसी के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको को चेयर किया था फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने। ये दो कंट्रीज का नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा कि किसने को चेयर करी थी, तो फ्रांस और सऊदी अरेबिया इन्होंने करी थी, और इसमें टोटल 120 कंट्रीज आई थी, जिसमें इंडिया भी थी। कौन नहीं था, एक तो यूएस नहीं था और एक इज़राइल नहीं था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इज़राइल के साथ ही रहता है यूएस, है ना, इज़राइल तो आने वाला नहीं है, उसी के अगेंस्ट चल रही है ये सब तो। ठीक है, तो ये चीज़ याद करनी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांस। अच्छा, इसमें रिकॉग्निशन, है ना, जो इसका रिकॉग्निशन है ना, पैलेस्तीन का रिकॉग्निशन, उसके बारे में बात करी है कि फ्रांस ने जस्ट इससे पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था पैलेस्तीन को, और माल्टा ने कॉन्फ्रेंस के बीच में रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्तीन को। इंडिया ऑलरेडी कर रखी थी, है ना। टोटल 193 कंट्रीज है ना यूएन की, उसमें 147 मेंबर्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं पैलेस्तीन को, जिसमें 10 G20 स्टेट्स भी हैं, और इंडिया ने भी ऑलरेडी कर रखा है। तो ऐसा कुछ है कि इंडिया ने किया है, नहीं किया है? किया है, ठीक है, पैलेस्तीन को। अच्छा, जो पैलेस्तीन है ना, वो यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस है उसका। उसको परमानेंट तो नहीं, मतलब फुल मेंबरशिप नहीं मिली है, यूएन की फुल मेंबरशिप अभी तक नहीं मिली है पैलेस्तीन को। अभी क्या स्टेटस है उसका? ऑब्जर्वर स्टेटस है यूएन में। तो ये चीज़ एक याद रखना, ठीक है? फुल टाइम मेंबर नहीं है यूएन का, ऑब्जर्वर है। फिर ब्रिक्स समिट हुई है ना? 17th ब्रिक्स समिट, है ना? तो इसके देखो सबसे पहले तो मेंबर्स ही याद कर लो। ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं? टोटल 11 मेंबर्स हैं। ओके, तो इनका नाम याद करो पहले। पहले 5 तो इनिशियल मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स। तो ये तो सिंपल रहता है ब्रिक्स, है ना? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। 5 तो ये हो गए। उसके बाद 5 और ऐड हुए थे। उसका निमोनिक भी हम लोग ने याद किया था। क्या किया था? ICU, है ना? तो आई से हो जाएगा आपका ईरान, एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ई से नहीं, साउथ अफ्रीका तो हो गया ना, सऊदी हो जाएगा। ई से हो जाएगा आपका इजिप्ट, इथियोपिया, और यू से हो जाएगा यूएई, ठीक है? तो ये था। उसके साथ-साथ अब 5 ये वो पहले हो गए फाउंडिंग मेंबर्स, और 5 बाद में किया। एक ने और जॉइन किया है, वो कौन-सी है? न्यूएस्ट कंट्री, इंडोनेशिया, ठीक है? रीसेंट मेंबर कौन है ब्रिक्स का? इंडोनेशिया। देखो यहाँ पे भी लिखा होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आल्सो पार्टिसिपेटेड एज़ द न्यूएस्ट फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ये हुई कहाँ पे थी समिट? ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो सऊदी अरेबिया है, ये अब इन्होंने अभी फॉर्मली साइन नहीं किया है, अपनी मेंबरशिप को फॉर्मली साइन नहीं किया है। तो ये चीज़ एक याद रखना, ओके? जबकि इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसमें टोटल 11 मेंबर्स दिखाते हैं, इसको इंक्लूड करके, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना बस। फिर देखते हैं और इसमें क्या याद कर सकते हैं। कुछ लोगों ने और जॉइन करी थी ये ब्रिक्स समिट, जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस, इनका नाम याद रखना। वैसे ही डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस, है ना, और डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं गोजी ओकोंजो-इवीला, है ना। वैसे तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, बट थोड़े से डिफिकल्ट हैं, कोशिश करना याद हो जाए, ठीक है। इनका तो याद रहता है, एंटोनियो गुटरेस, इन दोनों के और याद कर लेना, ठीक है। फिर देखो 16th ब्रिक्स समिट, है ना? ये कहाँ पर हुई थी? कज़ान में। इसको कैसे देखो याद करेंगे हम लोग? पहले देखो 16th हुई, है ना? पिछले साल 16th हुई, कहाँ पर हुई? रशिया में हुई। फिर 17th इस साल हुई, कहाँ पर हुई? ब्राज़ील में हुई। फिर नेक्स्ट कहाँ पे होगी? मतलब 18th वो होगी अपने इंडिया में। ये कैसे तीनों याद रखें? देखो RBI, ठीक है? याद हो गया सिंपली, RBI। पहले रशिया में हुई, इस साल ब्राज़ील में हुई, नेक्स्ट कहाँ पे होगी? अपने इंडिया में। याद हो गया? फिर देखो ये इसके बाद का जितना भी है, ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो देख लेना आप।
इंटरनेशनल इलेक्शन चेंज इन गवर्नमेंट की बात हो रही है, मतलब न्यू अपॉइंटमेंट क्या-क्या हुए हैं। तो देखो फ्रांस में न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम क्या है? सेबेस्टियन लेकोर्नु, है ना? सेबेस्टियन लेकोर्नु। ये क्या है? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको किसने अपॉइंट किया है? वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने अपॉइंट किया है। तो इनका नाम एक तो याद रखना। फिर दूसरे एक जनरल इलेक्शन हुए थे गुयाना में, वहाँ पे अब प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, मतलब सेकंड टर्म री-इलेक्ट हुए हैं, इरफान अली। तो इनका नाम भी याद रखना, ठीक है? बाकी सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब इंटरनेशनल डिज़ास्टर्स, है ना? तो इसमें देखो कुछ याद नहीं रखना है। एक तो ये कामचटका पेनिनसुला है, ये हम लोग ने कई बार पढ़ा हुआ है। बस इसमें ये याद रखो कामचटका पेनिनसुला ये कहाँ पर है? ये रसिया में है, ठीक है? रशिया में पड़ता है कामचटका पेनिनसुला, वहीं पर है। इनका एक वोल्केनो है, वो इरप्ट होता रहता है, अर्थक्वेक आते रहते हैं। फिर एक अर्थक्वेक आया है म्यांमार में, कौन से एरिया में आया है उसका नाम याद रखना, सगेंग रीजन है ना? सगेंग रीजन है, वहाँ पर आया था और इसी के लिए एक इंडिया ने ऑपरेशन भी चलाया था। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या नाम था उसका? ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है? इसी में ही इन्हीं को ही जो बोलते हैं ना ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, तो वही था सगेंग रीजन में जो अर्थक्वेक आया था, उसी के लिए था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है? बाकी ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ये रैंकिंग वगैरह है, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते नहीं हैं, आपको ही पता है अगर आपने पहले भी देखी हुई है हमारी वीडियोज़, तो उसमें इसको हम लोग जितनी भी रैंकिंग्स हैं, जितनी भी अपडेटेड रैंकिंग्स हैं, उनको हम लोग ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। कब करेंगे? नेक्स्ट 2-3 दिन में कर लेंगे, ठीक है? चलो, ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी और क्विज़ का ग्रुप जॉइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मेन चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो वहाँ से जॉइन कर लेना, तो आपकी साथ ब साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी क्विज़ की, है ना? बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पेड-वेड नहीं है, ठीक है? चलो, बाय-बाय, टेक केयर। कल हम लोग मिलेंगे, क्या करेंगे हम लोग? कल हम लोग इकोनॉमी, है ना? इकोनॉमी करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि साइंस भी अगर साथ में हो जाता है क्योंकि छोटा-सा पार्ट है इकोनॉमी का। ओके? चलो बाय-बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is our second part of Current Drishti Yearly. फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने नेशनल अफेयर्स कवर कर लिया था और आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ईरान और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर न्यूज़ है ना? तो इसमें हमें क्या याद करना है कि इज़राइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान, है ना? तो उसका नाम क्या था? जैसे अपना ऑपरेशन सिंदूर था, है ना? और कल हम लोग ने पढ़ा था कि पाकिस्तान ने अपनी साइड से अल बुनियान, है ना? तो वैसे ही इज़राइल ने जो लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है? तो पहली चीज़ तो हमें ये याद हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें क्या याद करनी है कि कौन-कौन से जो एरिया है, रीजन है, उस किस पे टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे कुछ रीज़न है, नतंज़, तेहरान, तबरीज़ और करमनशाह, ये 4 को टारगेट किया है इज़राइल ने और आगे भी कुछ हैं जिनको यूएस ने टारगेट किया था। कौन-कौन से? ये सब ईरान की साइड से हैं, फर्दो, नतंज़ एंड इस्फ़ाहान। इसमें कौन-सा इन्होंने वेपन यूज़ किया था, वेपन क्या मतलब बॉम्बर यूज़ किया था, बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर, ठीक है? तो ये भी याद रखना है कि बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर ये किसका है? ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, ओके? तो हमने रीजन्स भी देख लिए और कौन-सा बॉम्बर यूज़ किया, वो भी देख लिया। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। देखो, इज़राइल ने कौन-कौन से टारगेट किए? नतंज़, ये इनकी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, ओके? और तेहरान क्या है? ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। वैसे ही एक मिलिट्री बेस है तबरीज़। और एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट है करमनशाह, ठीक है? तो 4 रीजन पर इन लोगों ने टारगेट किया था इज़राइल ने। अब इसके अगेंस्ट, है ना, इज़राइल ने जब ये लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन, तो इसके अगेंस्ट फिर ईरान भी तो रिस्पॉन्ड करेगा ना। तो उन्होंने ऑपरेशन कौन-सा चलाया? द ऑपरेशन प्रॉमिस 3, सॉरी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये चलाया। तो दोनों नाम हमको पता होने चाहिए, राइजिंग लाइन और ऑपरेशन प्रॉमिस 3, ओके? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? इसी में ही है जो इंडियन डायस्पोरा है, उसको अब इवैक्यूएट करना पड़ेगा वहाँ से, जो भी अफेक्टेड रीजन्स हैं, है ना? तो उसके लिए फिर इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंधु, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ऑपरेशन याद कर लिए, कौन-कौन से? ऑपरेशन लाइन, ऑपरेशन प्रॉमिस 3 और ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडिया का मतलब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिप्रस की विज़िट पे थे, ठीक है? तो अब इसमें देखो हमें क्या याद करना होता है कि जहाँ पे भी जहाँ पर भी गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के
प्रेसिडेंट या तो फिर प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम याद कर लो, है ना? या तो फिर उससे रिलेटेड कुछ बढ़िया सा फैक्ट है जो पूछा जा सकता है ना? तो वो याद करना होता है। तो देखो सिप्रस के बारे में हमें क्या याद करना है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम याद कर लो, इनका नाम इम्पोर्टेंट है ना? ये मैचिंग में भी आ जाता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी आ जाता है। तो यहाँ के जो सिप्रस के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मिस्टर निकोस क्रिस्टोडोलिडीज़, है ना? जो भी प्रोनंसिएशन हो, निकोस क्रिस्टोडोलिडीज़, ओके? ये प्रेसिडेंट है। अच्छा, सिप्रस के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, है ना? ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से है कि सिप्रस पार्ट तो एशिया का है, ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, तो जो सिप्रस है वो एशिया का पार्ट है, बट ये ईयू का मेंबर भी है ना? बेसिकली हम लोग को क्या लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर्स हैं, वो सारे यूरोप के होंगे, है ना? बट जो सिप्रस है, वो ज्योग्राफिकली एशिया में है, बट फिर भी पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, ओके? नेक्स्ट यूएसए की विजिट पर थे, है ना? नहीं, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पर थे, तो उनका नाम याद कर लो बस, जेडी वांस, है ना? यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वांस। नेक्स्ट श्रीलंका के बारे में, है ना? तो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है? अनुरा कुमारा दिसानायके, इनका नाम भी याद कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंगोला, है ना? अंगोला के प्रेसिडेंट कौन है? जोआओ लोरेंको, ये इंपॉर्टेंट नेम है ना? मैचिंग में ये पूछा जा सकता है। इसको कैसे याद कर सकते हो? ऐसे कुछ निमोनिक टाइप बना सकते हो, जैसे पीके मूवी देखी है ना? तो उसमें वो गोला-गोला करता रहता है। गोला मतलब क्या? प्लैनेट, है ना? तो ऐसे याद कर लो कि इस गोले से जाओ, है ना? गोले से जाओ, निकलो, है ना? तो गोला और जाओ, ठीक है? तो गोले से निकल जाओ, तो गोला और जाओ, ऐसे याद हो जाएगा कुछ, ओके? जाओ लोरेंको, अंगोला के हो गई है। अब इसमें क्या है, इसके लिए क्या है और एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद करनी है कि जो अंगोला है, ये अभी न्यूएस्ट मेंबर बना है हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अब टोटल कितने मेंबर्स हो गए इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस में? 123 मेंबर, है ना? 123rd कौन-सा है? यही है अंगोला, ओके? तो ये चीज़ याद रखनी थी। अगर जैसे पूछ ले कि लेटेस्ट मेंबर कौन है या फिर ऐसे पूछ ले 123 मेंबर कौन है, 123rd मेंबर कौन है? तो अंगोला होगा, ठीक है? चलो। फिर देखो इटली, है ना? तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका तुमको नाम पता होता है, जॉर्जी मेलोनी, है ना? और यहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी याद कर लो, एंटोनियो तजानी, ठीक है? एंटोनियो तजानी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूज़ीलैंड, है ना? तो न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये न्यूज़ में बने रहते हैं, इस वजह से इनका नाम इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टोफर लक्सन, ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? न्यूज़ीलैंड के। चलो, फिर देखो यूएस की बात आती है ना? तो यूएस में क्या हुआ है, सॉरी, ये 2 अप्रैल को, है ना? 2 अप्रैल को ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे। 2 अप्रैल को। ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी तक हम लोग डेट नहीं याद कर रहे थे, बट ये डेट याद करनी पड़ेगी, 2 अप्रैल 2025। इस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए थे कुछ कंट्रीज़ के अगेंस्ट। कौन-कौन सी कंट्री थी? इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, मेक्सिको एंड कनाडा। ये 6 कंट्रीज़ हैं, है ना? ये यूनियन है और बाकी 5 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको और कनाडा। ये भी याद कर सकते हो। अब ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन अनाउंस किया था और इसी दिन को लिबरेशन डे बोला था कि आज का जो डे है, वो लिबरेशन डे की तरह मार्क किया जाएगा। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला था, ठीक है? तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिबरेशन डे किस दिन डिक्लेयर किया गया यूएस में, ओके? तो वो याद रखना 2 अप्रैल, ठीक है? चलो, फिर देखो इसी में ही एक गोल्ड कार्ड वीज़ा की बात हुई है ना? जैसे पहले क्या होता था, यूएस सिटीज़नशिप अगर किसी इन्वेस्टर को चाहिए, है ना? कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात हो रही है ना? तो अगर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को पहले वीज़ा चाहिए होता था यूएस का, तो उसे $1 मिलियन देना पड़ता था, है ना? $1 मिलियन देना पड़ता था और साथ में कुछ ऐसा काम करना पड़ता था यूएस में जिससे कि 10 जॉब्स क्रिएट हों, है ना? एटलीस्ट 10 जॉब्स क्रिएट हों और $1 मिलियन दो, तब जाके तुमको ये ईबी-5 वीज़ा मिलता था, ओके? ये सिटीज़नशिप का वीज़ा हो जाता है एक तरह से, ईबी-5 वीज़ा, समझ गए? तो इसके 2 क्राइटेरिया थे कि 1 मिलियन पैसा दो और 10 जॉब क्रिएट करो यूएस में। ठीक है? किसके लिए है? फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसी को ही अब चेंज कर दिया गया है ना? इसको रिप्लेस कर दिया है, ईबी-5 को रिप्लेस कर दिया है किससे? गोल्ड कार्ड वीज़ा से। इसमें क्या क्राइटेरिया हो गया है अब नए नए वाले कार्ड में, गोल्ड कार्ड में,
कि इसमें तुम सिंपली 5 मिलियन पैसा दे दो बस। ये जॉब वॉब क्रिएट करो चाहे ना करो, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिकली 5 गुना कर दिया है। पहले सिर्फ 1 मिलियन था, अब कितना कर दिया है? अब इंटू 5 कर दिया है। $5 मिलियन दो तुम और गोल्ड कार्ड वीज़ा ले जाओ, ठीक है? तो ये भी पता होना चाहिए था। नेक्स्ट, एक ये इंडिया के साथ F-35 स्टील्थ फाइटर प्लेन्स की डील हुई है, ठीक है? तो ये भी पता मतलब याद होना चाहिए, है ना? F-35 जैसे डायरेक्ट ही आ जाए कि कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो यूएस करता है, ओके? और डिफेंस वेपन्स तो वैसे ही न्यूज़ में है अभी काफ़ी। नेक्स्ट क्या है? डेनमार्क के साथ इंडिया का एक ग्रीन पार्टनरशिप लॉन्च हुई है ना? तो जैसे ऐसे ही पूछ लेगा कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? ओके, तो हमको पता होना चाहिए ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है। ओके, अब डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये भी याद कर लो, मेटे फ्रेडरिक्सन, है ना? मेटे फ्रेडरिक्सन ऐसे कुछ इनका नाम है। फिर भूटान के में क्या है? भूटान के जो किंग हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। जिग्मे खेसर नगेल वांगचुक, है ना? जिग्मे खेसर नमेन वांगचुक, इनके जो किंग हैं उनका नाम पता होना चाहिए। अच्छा, एक ये माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है ना? तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। ये डायरेक्ट आ जाएगा कि ये कौन सी कंट्री का है, ओके? तो ये भूटान में हो रहा है, ओके? चलो, नेक्स्ट देखो कुवैत, है ना? अब कुवैत के ये अमीर हैं एक, इनका नाम याद कर लो, है ना? कुवैत अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबेर अल सबाह, ठीक है? अब इतना लंबा नाम तो याद नहीं हो पाएगा, तो सिंपली अल सबा याद कर लो, है ना? अल सबा याद कर लो, बाकी याद हो जाएगा। ये अमीर हैं, है ना? अमीर क्या होते हैं? बेसिकली एक तरह का लीडर बोल लो या प्रिंस बोल लो, सुल्तान बोल लो या तो कमांडर बोल लो, तो उस टाइप की चीज़ होती है ये, ठीक है? तो अल सबा याद कर लो, बाकी सब तो याद आ ही जाएगा। ये कुवैत के हैं, ठीक है? चलो फिर फ्रांस की बात करते हैं, है ना? तो इंडिया और फ्रांस ने एक कोलैबोरेशन साइन किया है, किसके ऊपर? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूज़ियम बनाया जाएगा। तो उसमें कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और फ्रांस का। क्या कौन-सा म्यूज़ियम होगा ये? ये होगा योगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम। योगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम कहाँ पर बनेगा? ये न्यू दिल्ली में बनेगा, ठीक है? चलो, फिर देखो नेक्स्ट क्या है? नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश इन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किया है ना? ये उससे एनर्जी से रिलेटेड है, तो इतना हमको नहीं पढ़ना है। इसमें हमको बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कुछ ऐसा आ जाए कि संकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना? ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है? ऐसे आ जाएगा, है ना? 2 नहीं 3 आ जाएगा या फिर ऐसे पूछ लेगा किन कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए संकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये 3 कंट्रीज़ के बीच में है। नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये याद होना चाहिए बस। फिर देखो प्रेसिडेंट जो हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू हैं वो विज़िट पर थीं अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की, ठीक है? तो इनके बस जो लीडर्स हैं उनके एक बार नाम ध्यान कर लो, है ना? याद कर लो। जैसे प्रेसिडेंट तिब्बून, है ना? ये कहाँ के हैं? ये हो गए हमारे अल्जीरिया के। नाम क्या है? तिब्बून, ठीक है? वैसे ही मॉरिटानिया के कौन है? गज़ोनी, ठीक है? फिर मलावी, मलावी की प्रेसिडेंट कौन है? लज़ारस चक्वेरा। यहाँ पे नाम नहीं लिखा था इस वजह से लिख दिया यहाँ पे अलग से, ठीक है? तो लज़ारस चक्वेरा। फिर देखो नेक्स्ट स्पेन, है ना? स्पेन की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया आए थे, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। पेड्रो सेंसेस, है ना? पेड्रो सेंसेस। यहाँ पे क्या इन्होंने क्या साइन किया है? इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन, ठीक है? ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन, ये एक कोऑपरेशन हुआ है इंडिया और स्पेन के बीच में। ये कहाँ पर बनना है? ये वडोदरा में बनना है, ये याद रखना। प्लेस इंपॉर्टेंट है ना? और किस कंट्री के साथ साइन हुई है वो इम्पोर्टेंट है, और किन दो बोल सकते हैं कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। तो इंडिया की तरफ से टाटा है और स्पेन की तरफ से एयरबस, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टाटा और एयरबस इन दोनों का कोलैबोरेशन है कहाँ पर? वडोदरा में। किस लिए? प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन बनाई जाएगी। ओके, चलो। फिर देखो यूएई के साथ क्या हुआ है ना? इनके साथ कोई सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हुआ है ना? तो इनके जो लीडर हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है? तो इसको कैसे याद करोगे? देखो ये कौन है? ये शेख खालिद याद रखो, इतना नाम याद रखो, ठीक है? तो ये जो शेख खालिद हैं, ये क्राउन प्रिंस हैं कहाँ के? अबू धाबी के, ओके? ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है यूएई के। शेख खालिद ये क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के। अब ये हैं कौन?
ये जो इनके पिताजी है ना शेख खालिद के, उनका नाम है शेख मोहम्मद, ठीक है? बस खालिद की जगह मोहम्मद कर दो। तो शेख मोहम्मद जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं यूएई के, ओके? तो पहले ऐसे याद रखो देखो, शेख मोहम्मद कौन है? ये हैं प्रेसिडेंट यूएई के। इनके ही सबसे एल्डर सन है जो, उनका नाम है शेख खालिद और वो कौन है? क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ओके? तो ये 2 नाम याद कर सकते हो, शेख मोहम्मद प्रेसिडेंट हो गए, शेख खालिद क्राउन प्रिंस हो गए अबू धाबी के, ओके? चलो, फिर देखो नेक्स्ट, पीएम ऑन अ विजिट टू ब्रुनेई, है ना? अब ब्रुनेई के बारे में क्या याद करना है कि इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बगावन, है ना? बंदर सेरी बगावन, बंदर सेरी बगावन याद हो जाएगा, बंदर से ही नाम से याद हो जाएगा, ओके? और दूसरा इसके प्रेसिडेंट कौन है? सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया, है ना? वहाँ पे सुल्तान बोला जाता है बेसिकली, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बोला जाता है, ओके? बट हैं ये प्रेसिडेंट ही, मतलब जो पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट वाली ही है। तो इनका नाम क्या है? हाजी हसनल बोल्किया, ठीक है? चलो, फिर यूक्रेन, है ना? यूक्रेन की विज़िट थी, ये तो वैसे बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई है, अगस्त की हो गई है, ठीक है? बट हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो याद रखनी है। जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, है ना? ये तो अब काफ़ी न्यूज़ में हो गए हैं, सभी को ही याद हो गया है। तो जब अपने पीएम मोदी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये विज़िट किया था, महात्मा गांधी की एक स्टैच्यू है इन द ओसिस ऑफ पीस, ओके? ये कहाँ पर लोकेटेड है? कीव में। इनकी कीव एक सिटी है यूक्रेन में, वहाँ पर विज़िट किया था पीएम मोदी ने। तो ये ऐसे आ सकता है कि ओसिस ऑफ पीस कहाँ पर है ना? या तो डायरेक्ट दे देगा कि यूक्रेन में या तो दे देगा कीव में है, ओके? तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो। फिर इंडिया ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स दिए थे, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे आ जाएगा इंडिया ने कौन-सी कंट्री को भीष्म क्यूब्स दिए, ठीक है? तो उसमें यूक्रेन सही कर देना। अब ये भीष्म क्यूब्स होते क्या हैं? ये बेसिकली एक तरह से ऐसे सिंपल भाषा में अगर समझना हो तो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है? पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें सारी मेडिसिन, मेडिकल एड, है ना? और आईसीयू वाली फैसिलिटी, ये सारी बेसिक सर्जरी और इंस्ट्रूमेंट्स ये सब होते हैं उसमें, ठीक है? तो वही दिए गए हैं, 4 दिए हैं। 4 भीष्म क्यूब्स दिए हैं यूक्रेन को। ये देखो इसमें लिखा हुआ है क्या होता है। ईच भीष्म क्यूब कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंजरीज एंड मेडिकल सिचुएशंस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सर्जिकल इक्विपमेंट फॉर अ बेसिक ऑपरेशन रूम दैट कैन मैनेज 10 टू 15 बेसिक सर्जरीज पर डे, है ना? तो इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि एक तरह से ये चलता फिरता हॉस्पिटल है, बस ऐसे याद कर लो। ओके, भीष्म क्यूब्स। चलो, इसका फुल फॉर्म भी देख लेना एक बार, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है? चलो, फिर पोलैंड, है ना? इनके जो पीएम थे वो आए थे, नहीं पीएम मोदी गए थे पोलैंड, ओके? तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम याद कर लो, डोनाल्ड टस्क, है ना? डोनाल्ड टस्क। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस डूडा, ठीक है? आंद्रेस डूडा। तो प्राइम मिनिस्टर याद हो गए, प्रेसिडेंट याद हो गए। अब एक चीज़ और याद करनी है पोलैंड में, कि इंडिया ने पहली बार फिग जूस को एक्सपोर्ट किया है किसी कंट्री को, है ना? तो किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है? पोलैंड, ओके? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का जो जीआई टैग्ड फिग जूस है, वो कौन-सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया है, ओके? तो उसमें पोलैंड आंसर लगा आना, ओके? ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिया ने पोलैंड में कौन-सा जीआई टैग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, तो उसमें फिग जूस लगा आना, ओके? चलो, फिर देखो डेनमार्क, है ना? तो इंडिया ने डेनमार्क के साथ क्लीन रिवर इनिशिएटिव साइन किया है, ये पता होना चाहिए। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री के साथ हमारा क्लीन एयर सॉरी क्लीन रिवर इनिशिएटिव साइन हुआ है, तो उसमें डेनमार्क आंसर होगा, है? तो अब इसकी अंडर एक स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। ये कहाँ पर बनाई जा रही है? ये इंपॉर्टेंट है। ये वाराणसी में बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश क्राइसिस, है ना? तो इसमें बस ये याद कर लो कि जो बांग्लादेश में क्राइसिस हो गई है, तो शेख हसीना को तो निकाल दिया, ये तो भागकर इंडिया आ गई थी, ओके? तो जो इंटरिम गवर्नमेंट अब बनी है बांग्लादेश में, उसको लीड कौन कर रहा है? तो उसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। इनके पास आर्मी का सपोर्ट है, ठीक है? तो इनका नाम याद कर लो बस, मोहम्मद यूनिस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कुछ समिट कॉन्फ्रेंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, है ना? इसमें भी हम लोग मेन-मेन चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो नाटो समिट की ही बात हो रही है। तो नाटो में हमको क्या-क्या जानना है ना? तो इनकी जो समिट हुई है 2025 की जो समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है, पहले तो ये याद करो। हेग नीदरलैंड्स में हुई है, ठीक है? कहाँ पर हुई है? हेग नीदरलैंड्स में हुई है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स याद करने होंगे नाटो से रिलेटेड, जैसे कि 2024 में
नाटो को एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया है, किसने? स्वीडन ने, ठीक है? ये 32nd मेंबर बन गए हैं। मतलब अगर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए कि नाटो में कितने मेंबर्स हैं, तो 32 मेंबर्स हैं और 32 लास्ट में किसने ज्वाइन किया है 2024 में? स्वीडन ने। और इसके पहले 2023 में 31st मेंबर कौन थे? फिनलैंड थे। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या तो बोल लो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, वो ब्रसल्स में है, ठीक है? ब्रसल्स कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम में है ये, ओके? वैसे ही इसका एक मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर अलग है, मिलिट्री हेडक्वार्टर अलग है, ओके? तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो हमने देख लिया ब्रसल्स है और मिलिट्री का है वो मॉन्स में है। ये भी कहाँ है? ये भी बेल्जियम में ही है। दोनों ही बेल्जियम में ही है। अब इसके जो सिक्योरिटी जनरल हैं, है ना? मतलब एक तरह से इसके जो चीफ होते हैं उनका नाम दिया जाता है सिक्योरिटी नहीं है, सेक्रेटरी होगा यहाँ पे। इसको सही कर लेते हैं। सिक्योरिटी नहीं है, ये सेक्रेटरी होगा। जो इसके सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम भी याद कर लो, मार्क रुट्टे, ठीक है? ये कौन है? ये डच प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर हैं ये, मार्क रुट्टे। वही अब सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं किसके? नाटो के। तो इतना याद रखना था। नेक्स्ट समिट कहाँ पर होगी? तुर्की में 2026 में। 2025 में कहाँ पर हुई है? हेग में, ठीक है? बस इतना याद रखना था नाटो का। चलो, फिर देखो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर समिट हुई है। कहाँ पर हुई है? ये याद कर लो, किंगदाओ चाइना। किंगदाओ चाइना। अब इसमें एक जॉइंट डिक्लेरेशन होना था, उसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, रिफ्यूज़ कर दिया है। क्यों रिफ्यूज़ कर दिया है? क्योंकि उसमें पहलगाम अटैक का कोई भी ज़िक्र नहीं था, जबकि जो बलूचिस्तान में जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है ना, उसको तो था, उसका डिक्लेरेशन था इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में। बट इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसका कहीं पर भी मेंशन नहीं था। तो इस वजह से जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। ओके? तो बस इतना ही जानना था एससीओ के बारे में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एज़ इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है? चलो, फिर देखो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है? बस इतना याद कर लो, नाइस फ्रांस में, ठीक है? चलो, फिर जी7 समिट ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुई है? कनानिस्किस एल्बर्टा कनाडा। कनानिस्किस एल्बर्ट कनाडा, इसमें अभी बड़े न्यूज़ में चल रहा था, यहाँ पे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे थे, है ना? तो कनानिस्किस एल्बर्टा कनाडा यहाँ पर हुई है जी7 समिट। इंडिया इसमें क्यों गया है? इंडिया मेंबर तो है नहीं जी7 का, तो इंडिया आउटरीच मेंबर की तरह गया है ना? आउटरीच मेंबर की तरह इनविटेशन मिला था इंडिया को, तो आउटरीच समिट के लिए गया है इंडिया। फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के? वो याद कर लो। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी, ठीक है? फिर देखो जी7 के मेंबर्स, है ना? तो ये तो स्टैटिक वाली चीज़ हो गई, वो याद कर लेना। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस और कनाडा। इसका निमोनिक होता है जूस जीएफ, जूस जीएफ। तो इससे याद कर लो, इससे साथ के साथ याद हो जाएँगे। फिर देखो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को सबमिट किया गया है, इंक्लूड किया गया है ना? तो ये 5 आपको मेंबर्स याद करने पड़ेंगे। बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लिबेरिया और लातविया, है ना? तो 5 याद करने हैं। ये कैसे याद होंगे? तो ये सिंपल है याद करना। इसके लिए ऐसे कुछ याद कर लो, बीसीसीएलएल, 2 बार सी है, 2 बार एल है, ठीक है? बीसीसीएलएल, बीसीसीएलएल हो जाएगा याद, है ना? बी से क्या हो जाएगा? बहरीन, सीसी से क्या हो जाएगा? कोलंबिया और कांगो, और एल से क्या हो जाएगा? लिबेरिया और लातविया। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसमें जो लातविया है ना, उसको पहली बार इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सीट मिली है यूएनएससी की, ठीक है? तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि इस बार कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको पहली बार मिली है सीट यूएनएससी की, तो वो लातविया हो जाएगा। और ये मेंबर तो याद करने ही करने हैं, ठीक है? चलो, फिर इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईआईएएस। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब पहले तो यही जान लो आईआईएएस है क्या? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, ठीक है? तो यहाँ ये इसका प्रेसिडेंट बना है इंडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। कहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी? ब्रसल्स में। यहीं पर इलेक्शन हुआ था और इंडिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया। इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है आईआईएएस की, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? चलो, अल्जीरिया, है ना? अल्जीरिया ने एनडीबी जॉइन कर लिया है। तो अगर ऐसे कुछ पूछ रहे हैं कि न्यूएस्ट मेंबर कौन है एनडीबी को जॉइन करने वाला, तो अल्जीरिया होगा। ओके, अब एनडीबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। एनडीबी किसके अंडर आता है? किसने फाउंड किया था? ब्रिक्स ने। ओके,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सांघाई में। और इसको अभी लीड कौन कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक को लीड कर रहे हैं डिल्मा रूसेफ, ठीक है? ये दिल्मा रूसेफ कौन है? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? ब्राज़ील के, है ना? तो ये याद रखना, ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिल्मा रूसेफ। वही लीड कर रहे हैं एनडीबी को। अब इन्होंने तो जॉइन कर लिया है अल्जीरिया ने। बातें इंडोनेशिया की भी चल रही हैं कि ये भी बहुत जल्द इनको जॉइन कर लेगा एनडीबी को, ठीक है? तो इसको भी याद रख सकते हो, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। हो सकता है जब तक पेपर हो तब तक इंडोनेशिया भी जॉइन कर ले। तो दोनों ही नाम याद रखना, जो भी ऑप्शन में आ जाए अल्जीरिया और इंडोनेशिया, वो टिक लगा देना। ओके, चलो फिर देखो, फिर क्या है? एडीबी लॉन्चेस फ्रंटियर सीड। तो इसमें क्या याद रखना है कि किसने फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो एडीबी हो जाएगा। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना? फ्रंटियर सीड क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक तरह का इनिशिएटिव है टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर लेड सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स इन द पैसिफिक रीजन, ठीक है? मतलब सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं कहाँ पर? पैसिफिक रीजन में। उसी को ही नाम दे दिया गया है फ्रंटियर सीड। ये किसने लॉन्च किया है? एडीबी ने, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, यूएनएटी इनिशिएटिव, है ना? तो इसमें बस ये याद रखो ये किसने लॉन्च किया है। तो ये यूएन सेक्रेटरी जो जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, इनका नाम याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है? तो यूएनएससी के नहीं, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्हीं ने ही लॉन्च किया है ये यूएन80 इनिशिएटिव। ये है क्या बेसिकली? ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन चल रही है और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो यूनाइटेड नेशन में, उसी के लिए इनिशिएटिव है यूएन80। इससे ज़्यादा कुछ जानने की नीड है नहीं। फिर बिम्स्टेक समिट हुई है, कहाँ पर हुई है? बैंकॉक, थाईलैंड में। बस इतना याद रखना है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन-कौन से हैं, वो याद रख सकते हो। ओके, तो देखो, बिम्स्टेक के मेंबर कैसे याद रखोगे? जैसे हम लोग बिम्स्टेक लिखते हैं, वैसे ही लिखो, बस लास्ट के 2 हटा दो, ई और सी हटा दो। तो बिम्स्टेक से क्या हो जाएगा? सॉरी BIMST, इससे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, और टी से हो जाएगा थाईलैंड। अब इसके अलावा 2 बचेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ने 2 काटे थे, तो ईसी की जगह एनबी कर दो, है ना? तो एन से हो जाएगा नेपाल और बी से हो जाएगा भूटान, ठीक है? तो ऐसे याद हो जाएँगे ये सारे 7 मेंबर्स। फिर नेक्स्ट जो ये होने वाला है, पहली बार ये होने वाला है, बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट होने वाली है। ये बेसिकली क्या है? ये एक तरह का टूर्नामेंट समझ लो, स्पोर्ट्स इवेंट हो जाएगा बिम्स्टेक का। तो उसको होस्ट इंडिया करने वाला है, कौन सी ईयर में? 2027 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इसी के साथ एक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर दिस बिम्स्टेक, वो भी इंडिया में ही होगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी इम्पोर्टेंट बिम्स्टेक से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ पर हुई है? बस इतना याद रखो, मस्कट, ओमान। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। फिर देखो नेक्स्ट, आसियान इंडिया समिट हुई है और ईस्ट एशिया समिट हुई है। 2 समिट हैं अलग-अलग, आसियान इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट। ये दोनों ही विंतियान लाओ पीडीआर में हुई हैं, ठीक है? तो इस वजह से दोनों का ही एक ही जगह है, तो याद हो जाएगा, विंतियान लाओ पीडीआर, ठीक है? फिर देखो, ब्रिक्स समिट, है ना? ये 2024 की है ना? वैसे तो पुरानी हो गई है, बट ठीक है, हम लोग को पढ़नी तो है ही, जब तक नई नहीं हो जाती। तो ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई है? पहले ये याद करो, कज़ान में हुई है, रशिया में। ओके? ब्रिक्स के मेंबर कौन है? एक तो यहीं से हो जाते हैं 5, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका। सॉरी, अमेरिका नहीं, अफ्रीका, ठीक है? तो ये 5 तो ये हो गए, लेकिन अब ब्रिक्स प्लस हो गया है ना? ब्रिक्स प्लस हो गया है। इसमें कुछ नए मेंबर्स आ गए हैं। कौन-कौन से नए मेंबर आ गए हैं? इसमें 5 नए मेंबर्स आए हैं। उसको कैसे याद रखोगे? याद रखना ही है ना? तो उसका निमोनिक होता है ICU, ठीक है? ICU, ये याद कर लो। तो आई से क्या हो जाएगा हमारा? ईरान, एस से क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया, ई से हो जाएगा इथियोपिया और एक ई से हो जाएगा इजिप्ट और यू से क्या हो जाएगा? यूएई, ठीक है? याद हो गया? अब इसमें जो ये 4 है ना, इन्होंने तो ऑलरेडी जॉइन कर लिया है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। सऊदी अरेबिया ने अभी फॉर्मलाइज़ नहीं करी है, ठीक है? ये भी मतलब पार्ट हो ही गया है ऑलमोस्ट, बस इसका फॉर्मलाइज़ेशन थोड़ा बाकी है सऊदी अरेबिया का, तो ये याद रखना। अब इसी में जो एक्सपेंशन हो रहा था ना ब्रिक्स का, उसमें अर्जेंटीना भी जॉइन करना चाह रहा था। बट क्या हुआ कि जॉइन करने का इन्होंने इंटेंशन तो दिखाया, बट जब तक ये जॉइन कर पाते, तब तक जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ओके, अर्जेंटीना की, वो चेंज हो गई। तो उन्होंने आज जो लोग नए आए, उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं जॉइन करना है। तो ये भी याद रख सकते हो कि अर्जेंटीना ऐसा है कि जिनको जॉइन करना था, फिर बाद में उन्होंने विथड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो इतना ही बस याद रखना था ब्रिक्स के बारे में। फिर क्वाड की मीटिंग हुई है,
है ना। क्वाड लीडर समिट हुई है, कहाँ पर हुई है ये इंपॉर्टेंट है, विल्मिंगटन डेलावर, यूएसए में ही है ये विल्मिंगटन डेलावर, ठीक है। बाकी नाम तो सबके याद हो ही गए होंगे अभी तक। ऑस्ट्रेलिया के कौन है, एंथनी अल्बनीज। इंडिया के तो पता ही है, नरेंद्र मोदी। और जापान किशिदा फूमियो। यूएस के जो बिदेन उस टाइम पर थे, बट अब तो ट्रम्प हो गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुई है। इसको पहली बार इंडिया ने होस्ट किया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग इंडिया होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली का जो भारत मंडप है, ठीक है, वहीं पर हुई है ये। अब इसमें डीजी यूनेस्को आए थे, है ना। डीजी यूनेस्को कौन, इनका नाम याद कर लो, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को, ऑड्रे अजूले, है ना, ऑड्रे अजूले। इसमें 43rd हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है इंडिया के जो मोइडम्स हैं। मोइडम्स कहाँ पर हैं, असम में। ये मोइडम्स होते क्या है, बेसिकली ये बरियल माउंट्स हैं। बरियल माउंट्स हैं अहोम डायनेस्टी के, ठीक है। तो इतना याद कर लो बस कि 43rd हेरिटेज साइट इंडिया की किसको डिक्लेयर किया है, या तो लेटेस्ट पूछ लेगा या तो डायरेक्ट 43rd ही से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कल्चरल साइट है, ओके। तो ये मोइडम्स को किया गया, ये कहाँ पर है, असम में। होते क्या है, ये बरियल माउंट्स हैं अहोम डायनेस्टी के, ठीक है। बस इतना याद रखना था। फिर देखो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका एक नया मेंबर बना है। कौन बना है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश अब इसका 5th मेंबर हो गया है। पहले सिर्फ 4 हुआ करते थे, अब इसके 5th मेंबर कौन हो गए हैं, बांग्लादेश। पहले 4 कौन थे, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस और मालदीव्स, ठीक है। इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस और मालदीव्स, ये तो मतलब इजी है, हो जाएगा, है ना। इसको कैसे याद कर सकते हो, एसएमएस, चलो रेड से लिख लेते हैं, SMSIB, ऐसे कुछ याद कर लो, SMSIB। तो इससे याद हो जाएगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के कौन कौन मेंबर हैं। एस से हो जाएगा श्रीलंका, नहीं, 2 बार एस नहीं है, 2 बार एम होगा ना। चलो चलो अब याद हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। NLB, और कुछ इसका निमोनिक बन सकता है क्या, चलो इसका कुछ निमोनिक कोई बनाए तो कमेंट करके फिर बताना। 5 ही हैं वैसे तो, लाइक इतना कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं। निमोनिक्स बनाना है, ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो किसी को बन जाए तो फिर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिपोर्ट्स और इंडिसेस पे, ओके। इसमें भी देखो हम लोग को बेसिकली क्या याद करना होता है रिपोर्ट्स और इंडिसेस में, कि इसको कौन लॉन्च करता है और दूसरा इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद करनी होती हैं। तो सबसे पहले देखो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, IEIU, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें इंडिया की 2 सिटीज़ का नाम है, एक न्यू दिल्ली और एक मुंबई। न्यू दिल्ली 120th प्लेस पर है और मुंबई 121st, ठीक है। इसमें जो बेस्ट कंट्री है उसको भी याद कर लो, कोपेनहेगन, है ना। बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 3 साल से वियना होती थी टॉप पर, बट इस बार चेंज हुई है, कोपेनहेगन हो गई है, ठीक है। और सबसे लीस्ट कौन है, दमास्कस, ये सीरिया में आती है, दमास्कस सीरिया में। तो ये बॉटम हो गई और ये टॉप हो गई। बाकी इंडिया की हमने देख ही ली और कौन लॉन्च करता है वो भी देख ली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको कौन लॉन्च करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये याद कर लो। फिर देखो इंडिया की रैंक कितनी है, 14th है इसमें, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक 14th है। फर्स्ट नंबर पर कौन है ना, मतलब वर्स्ट अफेक्टेड एरिया अगर टेररिज्म से है, वो है बुर्किना फासो, और सेकंड नंबर पर है पाकिस्तान, ठीक है। तो इस वजह से हमको सेकंड वाली भी याद रखनी पड़ गई। फर्स्ट है बुर्किना फासो और सेकंड पाकिस्तान। फिर देखो नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें इसको कौन लॉन्च करता है, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। फिर देखो इसमें क्या याद रखना है, कि जो वर्स्ट है ना, लीस्ट पीसफुल है, कौन कौन सी है, रशिया और यूक्रेन। ये तो याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम से वॉर चल रहा है, तो इस वजह से ये लीस्ट है। इंडिया की रैंक कितनी है, 115th, ओके। अच्छा, इसकी रैंकिंग वैंकिंग का ज़्यादा लोड मत लेना, है ना। हम लोग एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, है ना, जितनी भी रिपोर्ट्स इंडिसेस आई हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग आपको याद करवा देंगे विद निमोनिक्स, जैसे हम लोग ने पिछली बार किया था ना, वैसे ही सारी रिपोर्ट्स आपको याद हो जाएगी इंडिया की रैंकिंग, ठीक है। तो उसका बिल्कुल लोड मत लेना, बस कमेंट कर देना एक बार कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी से जल्दी ला सकें, ठीक है। अब ये देखो क्या है, हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट निकली है ना। तो इसमें देखो फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा रिच पीपल, बिलियनियर्स कहाँ पर हैं। तो फर्स्ट पर है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर है इंडिया, ठीक है।
फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट, सेकंड चाइना और थर्ड पर है इंडिया। ओके, अब इंडिया में बात करें तो रिचेस्ट कौन है? मुकेश अंबानी। इनकी रैंक ग्लोबली क्या है? रैंक 17th पर आते हैं ये। और इनके जस्ट बाद रैंक 18th पर कौन है? गौतम गौतम अदानी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी 17 और 18 इस लिस्ट में आते हैं, है ना। अब इसी लिस्ट में इंडिया की जो रिचेस्ट वुमेन है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन वुमेन टॉप 100 में आई हो, है ना, टॉप 100 में आई हो। इसकी जो लिस्ट आती है रून ग्लोबल रिच लिस्ट, उसमें टॉप 100 में पहली बार कोई इंडियन वुमेन आई है। कौन आई है? रोशनी नादर, है ना। ये कौन है? ये चेयरपर्सन है एचसीएल की। तो ये भी याद रख सकते हो। इनकी क्या है रैंकिंग? इनकी 36th रैंक है ग्लोबली। ओके, तो इनका नाम भी याद रख सकते हो। अच्छा, अभी तक क्या था, कुछ सालों से सबसे ज़्यादा एशिया में बिलीनियर्स कहाँ पर होते थे? मुंबई में होते थे, है ना। तो मुंबई को एशिया का बिलीनियर कैपिटल बोला जाता था। बट अब इसने अपना जो टाइटल है ये एशिया का बिलीनियर कैपिटल, उसको लॉस कर दिया है, क्योंकि अब नया कौन बन गया है? शांघाई। ओके, अब यहाँ पर ज़्यादा बिलीनियर्स हो गए हैं, शांघाई, चाइना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने निकाली है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। वैसे ही आईईयू ने क्या निकाली है? डेमोक्रेसी इंडेक्स। आईयू आई सॉरी ईआईयू क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इन्होंने निकाली है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या बोला है? देखो, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो याद कर लो बस, 41। ठीक है, बाकी सब ये स्कोर वगैरह याद रखने की नीड नहीं है। इंडिया की रैंकिंग है 41। ओके, लीस्ट कौन है? अफगानिस्तान। ये भी याद रख सकते हो। फिर देखो यूएनएफपीए, है ना, इसमें क्या याद रखना है? इसमें सिंपल ये याद रखना है कि जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट होती है, इसको कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। वैसे तो ईजी है, याद हो ही जाएगा। यहाँ पे ही पॉपुलेशन है, यहाँ पे ही पॉपुलेशन है, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इसके हिसाब से पॉपुलेशन है 1463.9 मिलियन पीपल। ठीक है, 1.46 बिलियन ऐसे याद रख सकते हो, 1.46 बिलियन इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की। और टोटल टीएफआर कितना हो गया है? टोटल फर्टिलिटी रेट ये 1.9 हो गया है, जबकि चाहिए कितना होता है? 2.1 चाहिए होता है, ये ज़्यादा कम हो गया है, 1.9 हो गया है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसने निकाली है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईएफ ने, है ना। अब इनके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो लीस्ट पे आता है, मतलब सबसे लास्ट रैंकिंग पर 148th पर पाकिस्तान आता है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 131। ये भी हम लोग याद रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 151। ओके, 151 रैंकिंग है। फिर देखो, एक ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकालता है, द टाइम्स हायर एजुकेशन, है ना। तो इसमें इंडिया की सबसे हाईएस्ट रैंक्ड कौन सी यूनिवर्सिटी है? बस वो याद रख लो, आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में है ये, उसकी रैंक है 38। फिर देखो, सोशल रिपोर्ट इसमें कुछ काम का नहीं है अपने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की रैंक कितनी है? 96। ठीक है, अभी मत रटो ये सब रैंकिंग वैंकिंग, अभी सिर्फ ये याद कर लो कि कौन लॉन्च करता है। ये हम आपको याद करवा देंगे, सारी रैंकिंग याद करवा देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, अभी बस देखते जाओ। फिर देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? वेलबींग रिसर्च सेंटर। और इनके हिसाब से फिनलैंड हैप्पीएस्ट है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग 118th है। सबसे लीस्ट हैप्पी कौन सी है? अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग ज़रूर याद रखना। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है ना, इसको कौन निकालता है? इसको निकालते हैं हमारे ये कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 105th। ठीक है, 105th। इसको भी हम लोग निमोनिक से बाद में याद कर लेंगे। फिर एक सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री की फुल फॉर्म ही पहले तो पता होना चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके हिसाब से क्या है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर डिफेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं आर्म्स के, वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक्सपोर्टर कौन है लार्जेस्ट? यूनाइटेड स्टेट्स, और सेकंड नंबर पर फ्रांस। इंपोर्टर की अगर बात करें तो यूक्रेन, और फिर सेकंड नंबर पर है इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा हमको। फिर देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालेगा? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक कितनी है? 39। फिर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन निकालेगा? चैरिटीज एड फाउंडेशन। इंडिया की रैंक कितनी है? 26। फिर नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स देख लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल योगा डे। पहले तो यही पता होना चाहिए किस दिन होता है, 21 जून को होता है ना। इस बार थीम कौन सी है?
ये क्योंकि इंडिया ने ही का ही इनिशिएटिव है, तो इस वजह से इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसमें क्या हुआ है, इंडिया ने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं विशाखापट्टनम में। तो कौन-कौन से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? एक तो लार्जेस्ट गैदरिंग फॉर योगा सेशन और दूसरा क्या है? लार्जेस्ट मास सूर्य नमस्कार, ठीक है? ये 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। फिर अंबेडकर डे बनाया गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे मनाया गया है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में। इनके जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसी दिन। कब होती है? 14th अप्रैल को, ठीक है? 14th अप्रैल को और इस बार 135th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उसी दिन न्यूयॉर्क के जो मेयर थे, एरिक एडम्स, इन्होंने सेलिब्रेट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे। तो ये याद रख सकते हो कि पूछ लिया मान लो कि कौन-सी सिटी ने सेलिब्रेट किया था, तो पता होना चाहिए। बाकी 14th अप्रैल तो पता ही होना चाहिए, इसी दिन होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती। फिर देखो, एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़, है ना? मतलब एआई जनरेटेड जो चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट होता है, उसको बैन कर दिया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ये पता होना चाहिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप, है ना? इनका जो इलेक्शन हुआ था वो पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ये 47th प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के और ये ओल्डेस्ट हैं, है ना? अभी तक के जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उन सब में ओल्डेस्ट हैं, इनकी एज 78 हो गई है। फिर और क्या इसमें याद रख सकते हैं? फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ छोटी-छोटी न्यूज़ एंड शॉर्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, है ना? तो इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे कि क्रोएशिया के प्रेसिडेंट कौन है? एच.ई. ज़ोरन मिलानोविक, है ना? एच.ई. ज़ोरन मिलानोविक, ओके, चलो। फिर जापान ने वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन बनाई है ना? ट्रेन नहीं, ट्रेन स्टेशन, है ना? तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन कौन सी कंट्री ने बनाया है? जापान ने। कहाँ पर बनाया है? अरीदा, अरीदा जापान में। याला ग्लेशियर, ये नेपाल का एक ग्लेशियर है जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये पता होगा, मतलब पता होना चाहिए याला ग्लेशियर कहाँ पर है, डायरेक्ट आ जाएगा याला ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में। फिर डेनमार्क लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ई-मेथनॉल प्लांट, ठीक है? तो दुनिया का पहला कमर्शियल ई-मेथनॉल प्लांट कहाँ पर खुला है? डेनमार्क में खुला है। यूएई ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया है, ये भी पता होना चाहिए कि पूछ लेगा ईयर ऑफ कम्युनिटी किसने डिक्लेयर किया है 2025 को? तो यूएई, है ना? और इनका हम लोगों ने नाम तो पढ़ा ही था, शेख मोहम्मद अल नहयान, ये प्रेसिडेंट हैं, है ना? इसके इन्हीं के जो बेटे थे, क्या नाम था? शेख खालिद, वो कौन थे? वो क्राउन प्रिंस थे अबू धाबी के, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? नागालैंड में। इसमें 2 इंटरनेशनल पार्टनर्स भी थे, कौन? जापान और वेल्स, तो ये सब याद होना चाहिए। फिर देखो, महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे मनाया गया है, कहाँ पर? नेब्रास्का में, ओके, नेब्रास्का में महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे मनाया गया है। अंकोर वट, इसको मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया है, एशिया की मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट, ये अंकोर वट, ये है कहाँ पर? ये कंबोडिया में है, ठीक है? कंबोडिया में है ये। फिर देखो, इज़राइल जॉइन्स एनडीबी, एनडीबी नहीं सॉरी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ठीक है? तो ये भी पता होना चाहिए, अब ये 69th मेंबर बन गए हैं। चाइना ओपन्स किंगलिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका, ठीक है? तो इसका कुछ ऐसे पूछ सकता है कि चाइना ने जो अभी रिसेंटली अंटार्कटिका में अपना स्टेशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम किनलिंग है। या तो किनलिंग ऐसे पूछ लेगा कि किनलिंग किसका है? तो किनलिंग तो नाम से ही समझ में आ रहा है चाइना का होगा, ऐसे नहीं पूछेगा। नाम पूछेगा कि स्टेशन का नाम क्या है? किनलिंग स्टेशन, ठीक है? फिर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, है ना? इसके मेंबर्स याद रखने हैं। इसकी जो मीटिंग हुई है, इनॉग्रल मीटिंग, वो सैन डिएगो में हुई थी, यूएसए में पड़ता है ये सैन डिएगो। अब इसके मेंबर्स 4 हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, ठीक है? तो इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको ऐसे कुछ याद कर लो, जैसे फार्मास्यूटिकल है ना, फार्मा मतलब दवाई, है ना? तो दवाई क्या होती हैं? कुछ-कुछ दवाई एकदम कड़वी-सी होती हैं, बट जूसी होती हैं, है ना? बड़ा उसमें मतलब याद करना है बस बेसिकली। 1 सेकंड, हाँ, तो जूसी से याद कर लो, जूसी दवाइयाँ, है ना? जे से हो जाएगा जापान, यू से यूएसए, एस से साउथ कोरिया और आई से इंडिया, ओके? या तो फिर ऐसे याद कर लो, सूजी, ठीक है? जैसे कोई भी अगर बॉडी पार्ट होता है ना, वो सूज जाता है, मतलब इन्फ्लेट हो जाता है, तो वैसे याद कर लो, उसके लिए फिर दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो या तो सूजी कर लो और या तो जूसी कर लो, उससे याद हो जाएँगे ये चारों मेंबर्स। फिर देखो, ट्रांस वुमेन फ्रॉम वुमेन स्पोर्ट्स से बैन कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने,
ट्रांस जो लोग होते हैं उनको वुमेन स्पोर्ट्स से बैन कर दिया है। मतलब अभी तक क्या होता था कि जो वुमेन स्पोर्ट्स होते थे उसमें ये जो ट्रांस पीपल होते थे वो भी पार्ट ले लेते थे, ठीक है? तो उस पर बैन लगा दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। इंडिया चेयर करेगा कोलंबो प्रोसेस को। ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने प्रेसिडेंसी ले ली है किसकी? कोलंबो प्रोसेस की। फिर देखो रायसीना डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, है ना? और यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये हम लोग पहले भी याद कर चुके हैं, क्रिस्टोफर लक्सन। इसकी थीम क्या थी? काल चक्र, है ना? पीपल, पीस एंड प्लेनेट। काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। फिर देखो ट्रम्प पुल्स यूएस फ्रॉम यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, है ना? मतलब यूएस को इन्होंने विड्रॉ कर लिया है यूएनएचआरसी से, यूएनएचआरसी से। अभी एक और से किया है, डब्ल्यूएचओ से भी किया है ना? तो वो भी पता होना चाहिए। फिर ब्राज़ील जॉइन्स ओपेक प्लस एज़ एन ऑब्जर्वर। ओपेक प्लस को किसने जॉइन कर लिया है? न्यू मेंबर कौन है? ब्राज़ील हो गए। अर्जेंटीना ने देखो, अर्जेंटीना ने भी डब्ल्यूएचओ को विथड्रॉ किया है और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया है। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी है, फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स एग्जिट, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने डब्ल्यूएचओ को भी लीव किया है और यूएनएचआरसी को भी लीव किया है। ये दोनों याद रखना। फिर यहाँ के जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम याद कर लो, जेवियर मिलेई, ठीक है? जेवियर मिलेई। नेक्स्ट देखो, फिर क्या है? हाँ, यूके यूनिवर्सिटीज़ टू ओपन कैंपसेस एट गिफ्ट सिटी, है ना? अब ये यूके कोई फर्स्ट कंट्री नहीं है जो कि कैंपस खोल रहा है, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी खोल चुकी हैं। तो इन यूनिवर्सिटी के नाम याद कर लो, हो सकता है कहीं पे दे दे क्वेश्चन कि पहले ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ खुली थी, कौन-सी? डेक्कन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। अब यूके यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं, कहाँ पर? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है? तो कौन-सी खुली हैं? क्वींस यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये यूके की हैं। फिर 2026 को डुअल ईयर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म एंड एआई, ठीक है? डुअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड एआई डिक्लेयर किया है। किसने? इंडिया एंड स्पेन ने मिलके, इंडिया एंड स्पेन ने 2026 को 2026 एज डुअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। तो ये याद होगा। फिर माउंट सिमेरू कहाँ पर पड़ता है? ये बस याद कर लो, इंडोनेशिया का ये वोल्केनो है माउंट सिमेरू। ये इरप्ट हुआ है इसलिए न्यूज़ में था। तो बस ये याद कर लो कि ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। फिर देखो साउथ अफ्रीका टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम ब्राज़ील। ओके, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहली कंट्री है अफ्रीका की जिसने G20 की प्रेसिडेंसी मिली है जिसको, ठीक है? तो ये याद रखना कि साउथ अफ्रीका को इस बार प्रेसिडेंसी मिली है। इससे पहले किसके पास थी? ब्राज़ील के पास थी। फिर देखो अंडर 16 फ्रॉम सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है ना? मतलब प्रोहिबिट कर दिया गया है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अंडर 16 जो एज है वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएँगे, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अब जापान की एक सादो गोल्ड माइन्स हैं, इनको यूनेस्को का स्टेटस मिल गया है। तो ये याद रखना, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा ये सादो गोल्ड माइन्स कहाँ पर लोकेटेड है? ये जापान में लोकेटेड है। ओके? फिर देखो ये जापान लॉन्च फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, है ना? एक ये मल्टीलेटरल डोमेन एक्सरसाइज लॉन्च हुई है जिसका नाम है फ्रीडम एज, है ना? तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। तो इसमें कौन-कौन सी कंट्री पार्ट लेंगी? यूएस, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है? फ्रीडम एज नाम है, यूएस, जापान और साउथ कोरिया। इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ये याद रखना। फ्रीडम एज। चलो, उसके बाद बस खत्म हो गया। इस फिर तो ये रैंकिंग दे रखी है जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आए हैं, है ना? इसको हम लोग याद भी करवा देंगे विद निमोनिक्स। अब आपका काम है कि कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, ठीक है? चलो अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।